सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मॉर्टगेज के बारे में। जो मॉर्टगेज टॉपिक है ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में दिया हुआ है, पर हम मॉर्टगेज को एक बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझने वाले हैं कि मॉर्टगेज क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार से हम मॉर्टगेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं मॉर्टगेज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन 58 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसे हम टोपा एक्ट भी कहते हैं, इसमें डिफाइन किया गया है मॉर्टगेज को। और भी बहुत सारी डिफिनेशंस हैं, सबको समझते हैं, पर इससे पहले मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझा दूं, आसान भाषा में, कि मॉर्टगेज बेसिकली होता क्या है। तो अगर मॉर्टगेज की बात करें तो मॉर्टगेज का सिंपल सा मतलब है गिरवी रखना। अब किसी भी इंसान को अपनी कोई भी चीज़ गिरवी रखना वो होता है मॉर्टगेज, ठीक है। लेकिन इसमें कैच ये है, सिर्फ हम अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति को जब किसी के पास गिरवी रखते हैं, किस लिए, या हमें कोई काम करना होता है या फिर कोई पैसा उधार लिया हुआ होता है उसके लिए, तो वो कहलाता है हमारा मॉर्टगेज। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि संपत्ति, जो प्रॉपर्टी हम गिरवी रख रहे हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अचल संपत्ति होनी चाहिए। जैसे कि आपका प्लॉट हो सकता है, आपका मकान हो सकता है, आपके खेत हो सकते हैं, यही सब चीज़ें ये आती है अचल संपत्ति में, जो कि मूव नहीं हो सकती। आपकी जेवर हो गए, आपकी बाइक, गाड़ी, ये सब चीज़ें अचल संपत्ति में नहीं आती है, ये चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। और इनको गिरवी रखना प्लेज कहलाता है, प्लेज। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो भी कमेंट करके बताना, मैं वीडियो बना दूंगा प्लेज के बारे में। तो यहाँ पे मॉर्टगेज में इतना ध्यान रखना है कि संपत्ति होगी अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की साइड। तो इसकी डेफिनेशन कहती है, mortgage is the transfer of an interest in specific immovable property to secure the payment of a debt or the performance of an obligation। हम किसी चीज़ को गिरवी रख रहे हैं तो हम अपना जो इंटरेस्ट है उस चीज़ में वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ अ डेट। कोई हमने पैसा उधार लिया है उसको सिक्योर करने के लिए, या फिर कोई परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन। और कौन सी ऑब्लिगेशन, यहाँ पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है, उसको पूरा करने के लिए, या फिर किसी से जो उधार लिया है उसको सिक्योर करने के लिए हम अपने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं मॉर्टगेज। तो सिंपल सी बात है, गिरवी रख दिया तो मॉर्टगेज हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, द पर्सन ट्रांसफरिंग द इंटरेस्ट इज कॉल्ड द मॉर्टगेजर। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कौन ट्रांसफर कर रहा है? आपका एक मकान है, आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है। अब आपने अपने मकान का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया बैंक को, और बैंक से ले लिए पैसे। तो आपने इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है ना, तो आप हो गए मॉर्टगेजर। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है, सब लोग गलत कह देते हैं कि देखो पैसे कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है ना, तो बैंक हो गया मॉर्टगेजर। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉर्टगेज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेस्ट कौन ट्रांसफ़र कर रहा है? आप। तो आपने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया तो आप बन गए मॉर्टगेजर, और जिस पर्सन को किया वो बन गया मॉर्टगेजी। तो ये दोनों वर्ड्स ध्यान में रखना, मॉर्टगेजर एंड मॉर्टगेजी। और ये होता है इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट से, ना कि पैसे के रेस्पेक्ट से, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। एंड द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ मॉर्टगेज इज क्रिएटेड इज कॉल्ड अ मॉर्टगेज डीड। और जिसमें ये सारी बातें लिखित पढ़त होगी, उस कागज को हम क्या कहेंगे, उस डॉक्यूमेंट को कहेंगे मॉर्टगेज डीड। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें आगे चलते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ मॉर्टगेजेस। अब हम कितनी तरीके से गिरवी रख सकते हैं अपनी चीज़ें, कितनी हमें कानून इजाज़त देता है, और क्या क्या तरीके उसने बताए हुए हैं, सबको समझेंगे। देखो मेनली 6 तरीके हैं। आपको कोई भी अपनी प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति गिरवी करनी है तो 6 तरीके हैं। आप चूज़ कर रहे हो दोनों पार्टी बैठ के कि कौन सा ऑप्शन अपनाना है। पहला है सिंपल मॉर्टगेज, सबके सेक्शन उनके सामने लिखे हैं, तो ये सेक्शन 58 में ही सारे दिए हुए हैं। सिंपल मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्टगेज, इंग्लिश मॉर्टगेज, इक्विटेबल मॉर्टगेज और एनामलस मॉर्टगेज।
तो ये 6 मॉर्गेजेस हैं। अब एक एक करके सबको जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले सिंपल मॉर्गेज। तो सिंपल मॉर्गेज बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें आप जो मॉर्गेजर होता है वो पोजीशन डिलीवर नहीं करता है। वो करता क्या है, मॉर्गेजी को सिर्फ राइट देता है, राइट टू रिकवर द डेट बाय सेलिंग द मॉर्गेज प्रॉपर्टी थ्रू अ कोर्ट डिक्री इफ द मॉर्गेजर फेल्स टू पे। तो जो मॉर्गेज डीड बनेगी ना, डॉक्यूमेंट बनेगा, उसमें ये लिखा रहेगा कि देखो दिस इज़ अ सिंपल मॉर्गेज। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने इस टाइम तक आपसे लिए गए पैसे आपको ब्याज सहित लौटाए नहीं, तो आप मेरी इस वाली प्रॉपर्टी को कोर्ट के समक्ष जाके कोर्ट के ऑर्डर से बिकवा सकते हैं। समझ गए? यहाँ पे आपने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची, आपने अपनी प्रॉपर्टी फिजिकली पोजेशन नहीं दिया किसी को, आपने सिर्फ उस डॉक्यूमेंट में लिखवा दिया कि देखो इस प्रॉपर्टी का एड्रेस मेरा ये है, इसको मैं मॉर्गेज कर रहा हूँ, और अगर मैंने आपके इतने पैसे इस टाइम तक नहीं दिए तो आप कोर्ट के थ्रू ये प्रॉपर्टी बिकवा सकते हैं और अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। जैसे एक्चुअल में आपके माइंड में भी डेफिनेशन आती है ना मॉर्गेज की, ये वही है। एग्जाम्पल देख लो, अ पर्सन मॉर्गेजेस देयर लैंड बट रिटेन इट्स पोजेशन एंड द लेंडर कैन स्यू टू रिकवर द डेट। ठीक है। अब इस मॉर्गेज की सबसे बड़ी खराबी आपको शायद दिख गई होगी कि ये ना लेंडर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा मतलब बेकार है। क्यों? एक तो वो आपको पैसे भी दे रहा है, ऊपर से अगर आपने लौटाए नहीं तो उसको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे भाई, तो वो कोर्ट की सिरदर्दी क्यों लेगा? तो यहाँ पे ये इसका ड्रॉबैक है। अब किसी एक का ड्रॉबैक होता है तो किसी दूसरे की वो क्वालिटी बन जाती है। तो अब समझते हैं नेक्स्ट मॉर्गेज। सेकेंड इज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब यहाँ पे वर्ड ही बता रहा है कि ये मॉर्गेज है, पर यहाँ पे कंडीशन टू सेल अटैच है। क्या है समझते हैं। 58C में डिफाइन है, ये कहता है द मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली सेल्स द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी विद अ कंडीशन दैट, यहाँ पे प्रॉपर्टी बेच दी जाती है। ये बिल्कुल लेंडर का फ़ायदा है, जो पैसे उधार दे रहा है उसका फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि आपने लोन दिया और उससे प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ली भाई। मतलब आपने रजिस्टर्ड करवा ली, रजिस्ट्री करवा ली अपने नाम की। पर यहाँ पे उसमें एक कंडीशन है, यहाँ पे मॉर्गेज डीड के साथ रजिस्ट्री भी लगेगी, और मॉर्गेज डीड में कंडीशन मेंशन होगी कौन सी, द सेल बिकम्स एब्सोल्यूट इफ द मॉर्गेजर फेल्स टू रीपे द लोन। यहाँ पे लिखा रहेगा देखो प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन ये सेल तभी एब्सोल्यूट मानी जाएगी अगर मैं इस तारीख तक इतना पैसा जो मैंने लिया हुआ है वो वापस करने में फेल हो गया तो। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये रहेगी, ये सेल वॉइड हो जाएगी अगर मैंने पैसे इस डेट या इससे पहले चुका दिए। सिंपल। तो ये बन जाएगी सेल अगर पैसे नहीं चुकाए, और ये सेल हो जाएगी ख़त्म अगर मैंने पैसे चुका दिए। सिंपल बात है। पहले आपने प्रॉपर्टी तो बेच दी, मतलब उसके नाम ट्रांसफ़र तो कर दी, लेकिन उसमें कंडीशन अटैच कर दी आपने। तो ये मॉर्गेज डीड में सब कुछ मेंशन रहेगा, और ये बन जाता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। तो जो सिंपल मॉर्गेज की कमियां थी वो यहाँ पे पूरी दूर हो गई, लेकिन इसकी अपनी कमियां हैं। देखो इसकी अपनी कमी क्या है कि आपको पहले प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी भाई, ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी उसके नाम, तो थोड़ा रिस्की सिचुएशन हो जाती है। किसके पर्सपेक्टिव से? मॉर्गेजर के पर्सपेक्टिव से। तो अब समझते हैं तीसरे मॉर्गेज क्या कहता है। थर्ड वन इज यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। ये भी कहीं कहीं यूज़ होता है, थोड़ा कम यूज़ होता है ये। इसमें 58D में डिफाइन है, ये कहता है सिंपल से, देखो भाई मैं आपको पोजेशन दे रहा हूँ। जैसे आपके पास एक घर है, आपको बैंक से चाहिए 20 लाख रुपए, आपने बैंक से 20 लाख रुपए ले लिए, बैंक को कहा देखो मेरा ना घर रख लो, मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, सेल नहीं करूँगा, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस मेरे घर से आता है भाई हर महीने 20,000 का रेंट, आप इसको चाहे तो वैसे कंटिन्यू कर लो, चाहे आप अपनी तरीके से रेंट पे दे लो, मतलब आप इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करो, इतने टाइम तक एंजॉय करो कि आपका पैसा तब तक निकल जाए इंटरेस्ट के साथ, और जब निकल जाए तो मेरे को मेरी प्रॉपर्टी वापस कर देना। सिंपल। तो यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज, यहाँ पे क्या होता है, द मॉर्गेजर गिव्स पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी, पोजेशन दे दिया, वो एंजॉय करता है प्रॉपर्टी की इनकम को, और इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो अपने पैसे पे कोई लोन वगैरह कुछ नहीं लेता, वो जब तक पैसा रिकवर करता है वो एंजॉय करता है उस प्रॉपर्टी को, उससे रिकवर कर लेता है। ठीक है। नो पर्सनल लाइबिलिटीज इम्पोज ऑन द मॉर्गेजर, द मॉर्गेजी रिकवर्स द अमाउंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज इनकम। समझ में आ गया? ये बहुत सिंपल है, ये भी यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज बोलते हैं। ये एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है, क्योंकि एक तो इसका नाम थोड़ा सा अलग है, ऊपर से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए।
अब नेक्स्ट इज इंग्लिश मॉर्गेज। देखो इसको याद करने का तरीका ये है, इंग्लिश मॉर्गेज है तो इसका सेक्शन भी ई है 58E। तो मैंने तो ऐसे ही याद किया था, आपकी बाकी जैसे मर्जी। तो इंग्लिश मॉर्गेज जो होता है, द मॉर्गेजर ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेजी। अभी हमने देखा था यूज़ुफ्रक्चुअरी से पहले कंडीशनल सेल, कंडीशनल सेल में कंडीशन अटैच करी थी बेचते टाइम, पर इंग्लिश वाले में कोई कंडीशन अटैच नहीं है। यहाँ पे आपने बेच दी भाई प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आपने क्या कहा, मॉर्गेजर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेजी। आपने पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, रजिस्ट्री करवा दी बैंक के नाम, और मॉर्गेजी मस्ट रीट्रांसफर। बस ये मेंशन रहेगा कि आपको रीट्रांसफर करनी ही पड़ेगी प्रॉपर्टी जब मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा तब। तो मॉर्गेजर इज द पर्सनली लाइबल फॉर द डेट। यहाँ पे क्या होता है, वो पर्सनली लाइबल है, तभी उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच ही दी है। पर इस ये बिल्कुल यूज़ नहीं होता ये मॉर्गेज। और क्यों नहीं होता, बिकॉज समझो, आपने प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, आपने पैसा चुका दिया, अब बैंक या फिर जो सेकंड पार्टी है वो आपको ट्रांसफ़र करेगी। तो भाई दो दो बार रजिस्ट्री का खर्चा कौन बियर करेगा, इतने ज़्यादा स्टैम्प वैल्यू होती है। आपको पता है अगर आप 50 लाख का भी अगर कोई मकान लेते हैं तो उसमें भी आपके 3-4 लाख रुपए की स्टैम्प वैल्यू, स्टैम्प का खर्चा आता है। तो अगर इतना खर्चा आता है तो यहाँ पे दो बार कौन बियर करेगा भाई। 50 लाख में 8 लाख रुपए तो आपकी स्टैम्प वैल्यू गवर्नमेंट को चली गई फीस, तो इतना तो इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ये बिल्कुल यूज़ नहीं होता, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। पर इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो आप बिल्कुल रिलेट करेंगे, वो होता है इक्विटेबल मॉर्गेज, या फिर हम इसे बोलते हैं मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। अगर आपने या फिर आपकी फैमिली में किसी ने लोन लिया है, आपको पता होगा बैंक कैसे लोन देता है, वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेता है, जो रजिस्ट्री की ओरिजिनल कॉपी होती है वो बैंक में जमा होती है। तो वही होता है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। कहता है भैया टाइटल डीड्स जमा करवा दो तो आप किसी और को बेच नहीं पाओगे, और मैं चाहूँ तो बेच सकता हूँ, लेकिन पोजीशन तो आपके पास ही है। तो इस तरीके से आप मेरे को पैसे देते रहना, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो अपनी एक डॉक्यूमेंट्स ले जाना, ठीक है। तो मॉर्गेजर डिपॉजिट्स द टाइटल डीड्स, ओनरशिप डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेता है एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज इज कॉमनली यूज इन बैंक लोन्स। तो यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, हम कह सकते हैं कि 99% जो यूज़ होता है वो यही यूज़ होता है, ठीक है। अब एक और लास्ट मॉर्गेज होता है एनोमलस मॉर्गेज। अगर आगे की 5 कैटेगरीज में कोई भी मॉर्गेज फिट नहीं बैठता, और आपने दोनों पार्टी ने मिलके कोई अपना ही एक तरीका बना लिया कि यार आप टाइटल डीड भी डिपॉजिट कर दो और इस प्रॉपर्टी से रेंट भी ले लेना, या फिर कुछ भी आपने दो मॉर्गेज को मिक्स कर दिया, या फिर आप कोई नया तरीका ले आए, तो वो आ जाएगा एनोमलस मॉर्गेज के अंदर। तो एनी मॉर्गेज दैट डज नॉट फिट इनटू द अबव कैटेगरीज इज टर्म्ड एज एनोमलस मॉर्गेज, ठीक है। तो ये 6th है और लास्ट है। तो ये 6 तरीके के मॉर्गेज होते हैं। अब एक चार्ट समझिए, इनके बीच में की डिफरेंस क्या है। देखो मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करके तो लाया ही हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करूँ आपके लिए कंटेंट लाने के लिए। सो चलिए अब देखते हैं, इसे समझते हैं ना। की डिफरेंसेस क्या है इन सब में। सिंपल मॉर्गेज में देखो, पोजेशन विद मॉर्गेजी, मॉर्गेजी के पास पोजेशन जाएगा क्या, नहीं जाएगा। कंडीशनल सेल में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। यूज़ुफ्रक्चुअरी में जाएगा पोजेशन, तभी तो वो रेंट रिकवर करेगा। इंग्लिश मॉर्गेज में पोजेशन विद मॉर्गेजी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र हो रहा है ना, पोजेशन का ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हो ना। पोजेशन ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आपने पूरी रजिस्ट्री ही ट्रांसफ़र कर दी है। इक्विटेबल मॉर्गेज, इसमें जाएगा क्या पोजेशन, नहीं, इसमें भी तो टाइटल डीड जो है डिपॉजिट हो रही है। और एनोमलस में तो भाई वेरी करता है, आप क्या सिचुएशन लगा रहे हो। सेम देखो, राइट टू सेल विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन हो सकती है कि नहीं, सिंपल मॉर्गेज में नहीं होगी, कोर्ट की डिक्री चाहिए ही चाहिए। कंडीशनल सेल में भी सेम रहता है। यूज़ुफ्रक्चुअरी में नो, क्योंकि मॉर्गेजी रिकवर कर लेता है सारी इनकम उसकी प्रॉपर्टी से। इंग्लिश मॉर्गेज में अगर आपको सेल करना है तो कोर्ट की परमिशन चाहिए, ठीक है। इक्विटेबल मॉर्गेज में भी आप नहीं कर सकते हो, कोर्ट की डिक्री चाहिए। और एनोमलस में तो वेरी करेगा। सेम पर्सनल लायबिलिटी ऑफ मॉर्गेजर, किस में होती है किस में नहीं होती, सिंपल में होती है, कंडीशनल सेल में नहीं होगी, यूज़ुफ्रक्चुअरी में बिल्कुल नहीं होगी। इंग्लिश मॉर्गेज में उसकी पर्सनल ही लायबिलिटी होती है सारी, ठीक है ना। इक्विटेबल मॉर्गेज जो हम टाइटल डीड वाला डिपॉजिट किया है, तो इसमें भी पर्सनल लायबिलिटी है, और एनोमलस में वेरी करेगी फिर से। तो ये एक चार्ट है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा बैक जाना,
6 के 6 मॉर्गेजेस एक बार और सुनना और फिर इस टेबल पे आना, तो आपको ये सिचुएशन सारी क्लियर हो जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।